गाइस, आज मेरे पास में 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं प्रोसेस करने के लिए और मेरी डेली ऑर्डर वैल्यू 300 से 500 ऑर्डर्स के बीच में है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन क्या 500 ऑर्डर्स का मतलब 500 प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स है? नहीं। और बहुत सारे न्यू ई कॉमर्स सेलर्स को यही लगता है कि आपको कहीं इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर दिखाया जा रहा है कि मेरे डेली ऑर्डर्स जो हैं वो इतने आ रहे हैं कि मैं जो है इन्वेंट्री लाता लाता परेशान हो चुका हूँ, बट ऑर्डर्स जो हैं बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको 1 मिनट का टाइम लेना चाहिए और उन जो भी क्रिएटर या सेलर है उससे पूछना चाहिए कि इन 500 में से प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स कितने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी काउंट की जाती है, उन 500 ऑर्डर्स में से कितने सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए हैं, उनमें से कितने रिटर्न आए हैं सेलर के पास में, आरटीओ कितने हैं, कस्टमर रिटर्न कितने हैं, और अगर जो है सेलर कोई फ्रेजाइल प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहा है तो उसमें से जो है डैमेज प्रोडक्ट कितने निकले हैं। क्योंकि जब भी कोई सेलर के पास में रिटर्न प्रोडक्ट आता है तो उसकी क्वालिटी चेक करना, उसको वापस से जो है पैक करना, उसकी लेबलिंग करना और फिर उसको वापस से जो है किसी नए ऑर्डर के अंदर डालकर भेजना। सो तब जाके हमें पता चलेगा कि उन 500 ऑर्डर्स के पीछे का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना निकल गया है। वेलकम बैक गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो के अंदर ई कॉम विद रजत के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो के अंदर मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है जिससे आपको समझने में ये आसानी रहे कि हम लोगों को क्यों इन 500 ऑर्डर्स का 500 ऑर्डर्स की जो रेस है उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। मेरी कुछ रिकमेंडेशन, क्यों हमें इनिशियल स्टेज पर मीशो जैसे प्लेटफॉर्म के साथ में काम नहीं करना चाहिए, मीशो की फ़ीसेस कितने टाइप की होती है, फ्लिपकार्ट की अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज क्या कोई स्कैम है, ऐसे कुछ टॉपिक्स आज एक के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आप भी जो है इन 500 ऑर्डर्स की रियलिटी जान पाओ। और इसी के साथ साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे वीडियो का पहला पार्ट, जहाँ पर हम लोग मीशो की फ़ीसेस के बारे में सीखेंगे। उसके लिए आपको जो है मैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ मीशो के फीसेस की। उसके लिए आपको supplier.meesho.com ओपन करना है। यहाँ पर प्राइसिंग एंड कमीशन वाले सेक्शन के अंदर अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 बड़े बैनर दिख रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है नो रजिस्ट्रेशन फ़ी, नो कलेक्शन फ़ी, नो पेनल्टी। अब सुनने में ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है और ऑनेस्टली न्यू सेलर्स के लिए ये डेफिनेटली अट्रैक्टिव है, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी, जनरली मेजर मार्केट प्लेसेस आपसे बिजनेस स्टार्ट करने के नाम पर कोई ह्यूज रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लेते हैं। फिर बात करते हैं कलेक्शन फ़ी की। मीशो के केस में ये एडवांटेज है कि आपको ट्रेडिशनल कलेक्शन फ़ी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन नो कलेक्शन फ़ी का मतलब ये नहीं है कि मीशो आपके बिजनेस से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा। मीशो का मेजर रेवेन्यू सोर्स जो है वो एडवर्टाइजिंग है। और अगर आप सेलर हो तो आपको वीकेंड सेल्स के टाइम इतनी कॉल्स आनी शुरू हो सकती हैं कि एड्स का बजट बढ़ा दीजिए, सैटरडे संडे सेल में पार्टिसिपेट कीजिए, आप इतना बजट रख सकते हैं। और ऑनेस्टली कभी कभी इतने कॉल्स आ सकते हैं कि आप परेशान भी हो जाओ, बिकॉज प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली आपसे लाइक प्लेटफॉर्म आपके सेलर होने पर आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन आपसे एड स्पेंड तो करवाएगा ही ताकि वो भी रेवेन्यू जनरेट कर सके। और इसके लिए मैंने रिसेंटली एक अपस्टॉक्स की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के अंदर मीशो ने लास्ट ईयर मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लास्ट ईयर से 34% से ग्रो किया हुआ है। और फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नो पेनल्टी की। यहाँ भी चीज़ें चेंज हो रही है। मतलब मीशो की अभी एक न्यू पॉलिसी आने जा रही है, मैं आपको अपने पैनल पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक अपकमिंग पॉलिसी अपडेट है, नेक्स्ट डे डिस्पैच। सो इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि अगर आपने ऑर्डर लाइक जैसे आपको जो है अगले ही दिन आपका ऑर्डर डिस्पैच करना हुआ और उसके सामने अगर आपको कोई भी इशू आता है, जैसे कि लाइक आपने ऑर्डर रेडी रखा हुआ है, आपने पैकिंग भी कर दी, लेकिन पिकअप लेने के लिए अगर डिलीवरी बॉय नहीं आया तो फिर आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है बेसिकली वो यहाँ पर मीशो के थ्रू डैमेज हो सकती है। उसके अलावा अगर आप टिकट भी रेस करते हो सेम मीशो के लिए तो उसके लिए भी मीशो एटलीस्ट आपसे 2 दिन का जो है टाइम लेता है। लेकिन अगर मैं इसको सेलर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ये प्रॉब्लम मे भी हो सकता है आपके साइड से नहीं है, बट ये प्रॉब्लम क्योंकि मीशो के पास में इतने डिलीवरी पार्टनर हैं
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आपको फेस करनी ही पड़ेगी। सो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मीशो ख़राब है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है, मार्केट प्लेसेस के बैनर देखकर अपना बिजनेस मॉडल मत बनाओ। आपको कंप्लीटली इकोनॉमिक्स समझना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स क्या है उस प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट के ऊपर। सो गाइस, जैसा मैंने आपको अपने स्क्रीन के ऊपर मीशो की फीसेस के बारे में बताया, अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड जो वीडियो का पार्ट है उसके ऊपर, कि हमें इनिशियल टाइम पर क्यों जो है मीशो के ऊपर प्रॉपरली जो है हम लोगों को डिपेंड नहीं होना चाहिए। उसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मीशो के ऊपर ऐसा जो है ऑर्डर को वेरीफाई करने वाला कोई अभी तक एल्गोरिथम नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये पता चल सके कि हम लोगों को कौन सा ऑर्डर जो है वो ऑर्गेनिकली मिला हुआ है या जेन्युइन ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर जो है वो फेक ऑर्डर है। उसका एक एग्जांपल जो है मैं अपना ही लेके आपको बताता हूँ। सो इनिशियली जब मैंने लिस्टिंग की थी मीशो प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब मैंने जो है वहाँ जैसे ही एडवर्टीज़मेंट किया, मेरे पास में इतने ऑर्डर आना शुरू हो गए, मैं समझ ही नहीं पाया कि उनमें से जेन्युइन ऑर्डर कौन सा है, कौन सा जो है फेक ऑर्डर है। उसमें से मेरे पास में फिर रिटर्न भी इतना आना चालू हुए कि मैं लाइक उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया इनिशियल टाइम पे। सो इसीलिए हम लोगों को इनिशियल स्टेज, अगर हम लोगों ने जस्ट बिज़नेस स्टार्ट किया ही है, तो मीशो को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाइक लाइफ टाइम तक कभी मीशो के साथ में काम करना ही नहीं है, बिल्कुल हमें काम करना चाहिए। बट हमें जो है पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट को समझना चाहिए। एक छोटी ऑडियंस के साथ में हमारे प्रोडक्ट के जो है कॉस्टिंग है उसको समझना चाहिए, ताकि हम लोग दे सकें कि इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम कर रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। उसमें से आरटीओ कितना है, कस्टमर रिटर्न कितना है, क्या वो प्रोडक्ट फ्रेजाइल है तो किस कंडीशन में हमें वापस मिल रहा है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। वो सारी चीज़ें जानने के बाद में हम लोग जो है एक बहुत ही मास ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा जो है हम लोग किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी वो प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर उतार सकते हैं। सो इसीलिए इनिशियल स्टेज पर हम लोगों को मीशो को एक तरीके से इग्नोर करना चाहिए, ताकि हम लोग हमारे प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स को समझ सकें। अब हम लोग चलते हैं हमारे वीडियो के अगले पार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरी कुछ एडवाइस जो कि हर न्यू सेलर को फॉलो करनी चाहिए, या फिर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट सेटअप कर लिया है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर, तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर बेसिकली इसमें मेरा आपको ये ओपिनियन है, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है ये, कि हम लोगों को हमारी प्राइसिंग कभी भी कंपटीशन को देख करके सेट नहीं करनी चाहिए। उसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करते हैं आपकी सिटी के अंदर कोई प्रोडक्ट आपने सोचा है कि ये प्रोडक्ट जो है आप ई कॉमर्स के ऊपर लिस्ट करने वाले हैं, तो उसको आप जो है अपनी सिटी के अंदर लेकर आते हैं। वो आपको मिलता है कुछ 200 रुपये का। अब आप ऑनलाइन आकर देखते हैं कि आपका कॉम्पिटिटर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 250 रुपये में सेल कर रहा है। तो हो सकता है वो 250 रुपये उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर सेलर के लिए प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि आप जिससे कंपटीशन लगाने बैठे हैं हो सकता है वो कोई मैन्युफैक्चरर हो। तो मैन्युफैक्चरर एनी डे आपसे जो है सस्ता प्रोडक्ट लेकर आ सकता है, अनटिल और अनलेस आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाली हुई हो। सो इसीलिए आपको कंपटीशन की प्राइस ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमको जो है इस ब्रैकेट से लेकर, अगर आपका प्रोडक्ट 200 रुपये का है तो हो सकता है कुछ सेलर्स जो है आपको वही सेम प्रोडक्ट आपको 400 450 रुपये में बेचते हुए दिखे। सो वही आपको एक ब्रैकेट ध्यान में रखना है कि हाँ, मेरे को पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस ब्रैकेट तक लेकर आना है, ताकि मैं उसके अंदर शिपिंग कॉस्ट ऐड कर सकूँ, मेरा पैकेजिंग कॉस्ट ऐड कर सकूँ, उसके अलावा जो फीसेस होती है प्लेटफॉर्म की वो ऐड कर सकूँ, मेरा खुद का मार्जिन सेट हो उसके अंदर, तब जाकर फिर मेरे पास में उसका इतना % जो है अमाउंट बचना चाहिए। तब जाकर हम लोग जो है एक हेल्दियर लाइक बिज़नेस अपने लिए बना पाएंगे। सो इसमें मेरी यही एडवाइस रहेगी सबसे पहले तो न्यू सेलर्स को, आप जितना सस्ता बेचोगे उतनी जल्दी आप मार्केट से आउट हो जाओगे। सो इसीलिए आपको अगर अपने प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स से नहीं पता है, सो जेन्युइन बात बताऊं तो आप जो है ऑर्डर को पैक कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्कुल नहीं बना पा रहे हैं। सो मेरी आपको यही सबसे मेन एडवाइस है कि अपने प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स आपको एक रुपये की पता होनी चाहिए। कितने रुपए का प्रोडक्ट आया है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट क्या है, आपका मार्जिन कितना है, पैकेजिंग कॉस्ट क्या है, ए से लेकर जेड तक सब कुछ आपको जो है पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। सो इसी के साथ में मेरी जो ये एडवाइस थी वो हर एक न्यू सेलर को फॉलो करनी चाहिए।
अब जो है वीडियो के अगले पार्ट में चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज का एक ऐसा ट्रुथ बताने वाला हूँ जो हो सकता है बहुत सारे न्यू सेलर्स को अनफेयर लगे अपने साथ में। जहाँ पर आई डोंट नो कि फ्लिपकार्ट की टीम से ही थे वो लोग या कोई थर्ड पार्टी है, बट अगर वो फ्लिपकार्ट की साइट मतलब ऑफिशियल साइट ऑफिशियल पेज के ऊपर हो रहा है, विच मीन्स फ्लिपकार्ट या ई कार्ट दोनों में से कोई भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। सो उसका एक मैंने खुद ने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर इनिशियल स्टेज पर मुझे एक कॉल आई, एक कॉल जो है वो मुझे आई थी फ्लिपकार्ट टीम से। जब मैंने जस्ट लिस्टिंग की थी, मैं प्लेटफॉर्म पे लाइव कर चुका था अपने प्रोडक्ट्स को। सो उसके बाद में मेरे पास में फ्लिपकार्ट टीम से एक कॉल आती है जहाँ पर मुझे बताया जाता है कि मेरे अकाउंट को जो है अब से उनकी टीम मैनेज करेगी। सो मैंने जो है बहुत टाइम तक अमेज़ॉन के अंदर काम किया है, मुझे पता है वहाँ पर चीज़ें कैसे वर्क करती है। सो मुझे यही लगा था कि लाइक ये भी कोई ऑर्डिनरी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है जहाँ पर मुझे कुछ तो सीखने को मिलेगा। आई नो मैं पूरा डिपेंड नहीं था उन लोगों के ऊपर, क्योंकि मैंने भी जो है कुछ इस टाइप की सर्विसेज के लिए काम किया हुआ है। सो मुझे पता है कि हर सर्विस के पीछे एक मोटिव होता है, एक टारगेट होता है, जो कि बिल्कुल आपको आपसे ही फुलफ़िल किया जाता है। सो इसलिए मैं पूरा प्रिपेयर था उस चीज़ के लिए। बट क्योंकि मैंने कभी फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं किया था, मेरा कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था पर्टिकुलर जो साइट है उसके ऊपर। सो दैट्स वाई मैं ये चाहता था कि ये लोग अगर अकाउंट मैनेज कर भी रहे हैं तो जो है मुझे कुछ सीखने को मिलेगा उस चीज़ से। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस टीम का जो है कुछ सर्टेन टारगेट था इनिशियल लेवल के ऊपर, जहाँ पर उन लोगों ने जो है मुझे इंट्रोड्यूस करवाया लैच्ड लिस्टिंग से। अब लैच्ड लिस्टिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, और ये क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों आपके अकाउंट के लिए हार्मफुल है, उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सो उन लोगों ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया लैच्ड लिस्टिंग से। अब लैच्ड लिस्टिंग ये चीज़ होती है जहाँ पर ऑलरेडी जो है एक लिस्टिंग क्रिएटेड होती है, वो किसी सेलर की होती है या फ्लिपकार्ट खुद से क्रिएट करके रखता है उस चीज़ को। सो उसमें क्या होता है कि आपको जो है लैच लिस्टिंग करवाई जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी 20-25 सेलर एक बाय बॉक्स के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। जो जितनी कम प्राइस रखेगा बाय बॉक्स उसी के पास में होगा। सो उसमें क्या होता है कि आपको जो है आपके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि पर्टिकुलर सेलर के पास में तो क्योंकि आप जो है एमआरपी सेट नहीं कर सकते हैं या सेलिंग प्राइस जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर सेट नहीं कर सकते हैं। आप बस अपना जो है बैंक सेटलमेंट चूज़ कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग्स पर। सो वही है कि आप जितना कम जो है बैंक सेटलमेंट रखेंगे, जो सेलिंग प्राइस है वो कम होती जाएगी, और बाय बॉक्स और ऑर्डर्स जो हैं दोनों आपके पास में रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मिथ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं जो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस है या फ्लिपकार्ट खुद जो है वो उन ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। आपके पास में कितने ऑर्डर्स आएंगे कितने नहीं आएंगे वो फ्लिपकार्ट मैनेज करता है। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको लैश लिस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा फेक ऑर्डर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फेक रिटर्न्स मिलते हैं। सो और इवन आपने जिस कंडीशन के अंदर आपका प्रोडक्ट भेजा है, पॉसिबल है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने स्टील का भी भेजा है तो आपको वैसा ही वापस ना मिले जैसा आपने भेजा है। सो इसीलिए आपको लैश लिस्टिंग अकाउंट के ऊपर बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो लिस्टिंग की है, क्योंकि उस टीम का पर्टिकुलर एक टारगेट है आपसे कि आपको इनिशियल स्टेज पे 25 ऑर्डर या 30 ऑर्डर या 50 ऑर्डर जो है वो आने चाहिए कहीं से भी। अब हो सकता है उसके लिए वो आपसे एक बात कहे कि आपका जो प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसके ऊपर उनके पास में इतना ट्रैफिक नहीं है, आप सिमिलर प्रोडक्ट कोई दूसरा लेके आइए, फिर उसके ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आएगा। आप लोग हो सकता है इनिशियल स्टेज पे एग्री भी कर जाओ कि हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, ये तो मैं लेके आया हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में है, ये दूसरा ले लेते हैं, क्या पता मेरी सेल बढ़ जाए या क्या पता मेरे अकाउंट की रीच अच्छी खासी हो जाए। सो आपको अपने आप को उतना लकी समझने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो टीम जो है वो अपना टारगेट लेके बैठी हुई है, वो आपसे उस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। सो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप ब्लाइंडली जो है फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आप अपना भी दिमाग साथ में रखिए ताकि आपको भी पता रहे कि लाइक आप जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टिक रहना है। आप जो प्रोडक्ट लाए हो उसके साथ में बिल्कुल स्टिक रहिए। आपको प्रोडक्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट मत लेकर आइए। आप इजीली अपने प्रोडक्ट के ऊपर सेल लेकर आएंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो जो लिस्टिंग्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है, आपको एडवर्टीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। वो ऑर्गेनिकली आपको बहुत सारे ऑर्डर दिलवा देंगे। अब आप खुद इस चीज़ के बारे में सोचिए कि ऑर्गेनिकली जस्ट न्यू अकाउंट के ऊपर कितनी ही सेल आ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप लैश लिस्टिंग करेंगे आपको मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे कि आप ये चीज़ सोच भी नहीं पाएंगे।
सो इसीलिए फ्लिपकार्ट अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर ब्लाइंडली जो है रिलाई मत कीजिए। आप खुद के लिस्टिंग्स क्रिएट करके रखिए, उसके साथ में काम कीजिए, उनके ऊपर एडवर्टीज़मेंट कीजिए। ऑर्गेनिकली जितना जल्दी जितना अच्छा आप ग्रो कर पाएंगे उतना जो है लेस लिस्टिंग के साथ में नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको इतने रिटर्न मिले कि आप जो है एक दिन बिज़नेस बंद करने का सोच लो। अब आते हैं वीडियो के सबसे फाइनल पार्ट के ऊपर कि हमें किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ में स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है लाइक मेरी वीडियो से ही आप कंफ्यूज हो गए हों, आपको कोई बता रहा हो कि आपको अमेज़ॉन के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, फ्लिपकार्ट के साथ में नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मीशो के साथ में स्टार्ट मत कीजिए। सो बेसिकली इसका एक अच्छा खासा जो है आंसर मैं आपको देता हूँ कि आप कोई भी दो जो है प्लेटफॉर्म लीजिए। मीशो इनिशियल स्टेज पर इग्नोर कीजिए, लेकिन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या आपकी वेबसाइट अमेज़ॉन या आपकी वेबसाइट या फ्लिपकार्ट, कोई भी दो प्लेटफॉर्म लीजिए। एक बहुत छोटी ऑडियंस के साथ में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपका रिटर्न परसेंटेज कितना है, आपका मार्जिन कितना है, प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, उस चीज़ को समझिए ताकि आप भी जो है एक एक्सपेरिमेंटल जो है स्टेज में रह सके। आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट में कितनी पोटेंशियल है, क्या आप जो है ऐसा लाइक ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि आपको बड़े लेवल पे नहीं करनी है। सो इसीलिए आप जो है कोई भी दो प्लेटफॉर्म लीजिए जिसके ऊपर आप जो है अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट कर सकें। आपको पता चले कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, आपका मार्जिन कितना है, रिटर्न परसेंटेज क्या है, कस्टमर रिटर्न कितने आ रहे हैं। सब कुछ निकालने के बाद में आप इजीली देख पाएंगे कि आपको जो है किस प्लेटफॉर्म के साथ में काम करना है, किसके साथ में नहीं करना है। सो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको हमेशा एक साथ सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में काम नहीं करना है। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और डेफिनेटली आप जो है अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। जहाँ पर आपको इस वीडियो से 3 चीज़ें सीखने को मिली हैं। सबसे पहले आपको जो है बिल्कुल भी किसी के 500 ऑर्डर देखकर लाइक इम्प्रेस नहीं होना है कि किसी के पास में 500 ऑर्डर आ रहे हैं और मेरे पास में इतने कम क्यों है। उसका मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि वो लोग सिर्फ आपको जो है अपने स्क्रीन पर 500 ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, उसके पीछे का एक्चुअल ट्रूथ, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं बताया जा रहा है। दूसरा ये कि हमें जो है किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ में स्टार्ट करना चाहिए, तो उसका भी मैंने आपको जो है एक एग्जांपल लेके आपको बताया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों को किस तरीके की सर्विसेज अवॉइड करनी चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूं, अमेज़ॉन की तरफ से कुछ सर्विसेज अगर आपको मिल रही है तो उनके पीछे क्या मोटिव है, या फिर अगर आपके पास में कोई और भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई सर्विसेज आई हों तो वो मुझे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं ताकि मैं भी चेक कर सकूँ उन सर्विसेज के बारे में। बाकी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि मैंने फ़ेस किया है इस ई-कॉमर्स जर्नी के अंदर, वो आपको नहीं फेस करना पड़े। सो उसके लिए आप ये चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।